तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ्री क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फ्री रिवीजन क्लास है हमारी। इसके अंदर हम दो तरीके से ट्राई करेंगे क्लास को करने के। एक, मैं आपको पहले ओवरऑल पेपर समझा दूंगा कि आपका पेपर किस तरीके का आता है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूंगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी तो उसी स्ट्रेटेजी से आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बना के बता देता हूँ कि जैसे हमारे एग्ज़ाम अब बहुत पास हैं। जैसे 1 जनवरी एग्ज़ाम हम फाइनल मान के चल रहे हैं कि 1 जनवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ना किस स्ट्रेटेजी से। तो अगर हम देखें तो आज हमारे पास मंडे है और हमारा मंडे से एग्ज़ाम शुरू है। तो इंग्लिश, पूरी इंग्लिश करने के लिए, जितना भी इंग्लिश का हमारा सिलेबस है, पूरी की पूरी इंग्लिश करने के लिए हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन की ज़रूरत है, बस 2 दिन। जो बहुत ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं वो 3 दिन। इससे ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से अपना आप एक शेड्यूल रूटीन बना लें कि 3 दिन हमें इंग्लिश पढ़ना है। तो अब आने वाले मंडे को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन तो आप इंग्लिश पढ़ लें। और बाकी जो आगे हमारे सब्जेक्ट है जिसमें छुट्टियाँ नहीं है, 1 दिन का गैप है, तो उसी हिसाब से उन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना लें कि अभी थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, आधा आधा। और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो पूरा पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करनी पड़े और रिवीजन करके आप एकदम से एग्ज़ाम देने चले जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारा जो सिलेबस क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का अभी लोड करता हूँ। अगर आपके पास, किसी के पास है और शेयर कर सकता है तो शेयर करो, अदरवाइज मैं निकाल ही रहा हूँ अभी कि हमारा पेपर किस तरीके का आया था लास्ट ईयर वाला। तो लास्ट ईयर के पेपर से हमें एक तरह से सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर किस तरीके का दिखता है। तो थर्ड सेमेस्टर है हमारा इंग्लिश का पेपर। ये है हमारा लास्ट ईयर पेपर। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये आपको स्क्रीन अब दिखनी शुरू हो जाएगी। यस सर। तो ये हमारा पेपर है। थोड़ा और स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखाया था। ये हमारा पेपर है दिसंबर 2022 का। तो इससे हमें परफेक्ट आइडिया हो सकता है कि हमारा पेपर आता किस तरीके का। अब जो हमारा पेपर है ना, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये आपको भी पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो कंप्लीट हमारी ग्रामर है। सेक्शन बी की बात करें तो वो भी ग्रामर है, एक राइटिंग पोर्शन है। सेक्शन सी की बात करें तो वो शॉर्ट स्टोरीज है। इस बार जैसे आपको सिलेबस पता है कि हमारे पास सिलेबस में 5 शॉर्ट स्टोरीज हैं। और शॉर्ट स्टोरीज भी काफ़ी अच्छी हैं पढ़ने में। मतलब इतनी अच्छी स्टोरीज हैं कि अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो हमें ज़्यादा उसको याद करने की भी जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सा पढ़कर ही पूरी स्टोरी का आइडिया हो जाता है। तो हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें हमारे जो है ना, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं जिसमें वॉवल्स हैं, ठीक है, कंसोनेंट है, इनका प्रोड्यूसन है, प्रोडक्शन है, आवाज़ की स्पीच है, ठीक है, स्पीच पे जहाँ पे हम प्रेशर दे रहे हैं वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सेक्शन ए के अंदर कवर्ड है। जैसे आप सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखो तो कह रहा है डिफाइन वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं? 5 वॉवल साउंड बतानी है हमें, क्या होती हैं। तो वॉवल्स जो होते हैं, जैसे जिसे हम स्वर कहते हैं हिंदी में, वो स्वर होते हैं वॉवल्स इंग्लिश में। और जिसे व्यंजन कहते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। तो शॉर्ट ऐसे लिखें, सॉरी, अभी जो आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश का। व्हाट इज लेबल? गिव द 4 टाइप्स। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटेंस स्ट्रेस? एक्सप्लेन टोन्स ग्रुप। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टोनिक लेबल। ठीक है। मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड: कॉन्फ्लिक्ट, एडिक्टेड, प्रेजेंट, रिकॉर्ड, डेजर्ट, इम्पोर्ट और परमिट। इसमें वर्ड स्ट्रेस बतानी। देखो, वर्ड में 2 तरह की स्ट्रेस होती है। एक प्राइमरी स्ट्रेस, जब हम थोड़ा प्रेशर लगाते हैं वर्ड को बोलने के लिए तो उसे प्राइमरी स्ट्रेस। जब हम उसको सेकेंडरी स्ट्रेस को पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के, यानी कि हमारी पूरी जो जीभ है वो ऊपर की तरफ जाके प्रेशर राइज करती है, तो वो हमारा सेकेंडरी प्रेशर प्रेशर होता है। तो ये आपको बताना। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ये वाली जो ग्रामर, इसके लिए बहुत सारा पढ़ना है। तो मेरा एक सजेशन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि हम सेक्शन ए को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें, कि हम सेक्शन ए को पढ़े ही ना, हम बिना सेक्शन ए पढ़े जो है एग्जाम देने जाए। तो सेक्शन ए जो हमारा 20 मार्क्स का है, उसमें हम थोड़ा बहुत अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कर लें, वरना इसको छोड़ दें पूरी तरीके से। अब हमारा 80 मार्क्स का पेपर बचता है इसके बाद, जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय
नोट टेकिंग क्या होता है, डिस्कस करें वेरियस मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग, मतलब एक गुड नोट्स बनाने की क्या मेथड है। तो नोट टेकिंग होता है, एक होता है नोट मेकिंग होता है। इसमें डिफरेंशिएशन बनाने को भी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर हम बात कर रहे हैं नोट टेकिंग की, तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में बेसिकली एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि हम लोग नोट ले रहे हैं जब हम कॉलेज में बैठे हैं, जब हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जब हम क्लासेस ले रहे हैं, तो हम टीचर की सुन के कुछ नोट कर लेते हैं। तो उसे कहते हैं नोट टेकिंग। टीचर हमारा डिक्टेट करता है और हम लिखते रहते हैं, या फिर हमारा बॉस हमें कोई लेटर लिखवा रहा है, तो वो नोट टेकिंग में आ जाता है, यानी कि वो नोट टेक करना है। और नोट मेकिंग ये है जब हम खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद उन चीज़ों को लिखते हैं, तो वहाँ हमारा नोट मेकिंग में आ जाता है। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग यही है, इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे। सेक्शन सी का पहला, बी का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट एस्से लिखना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें आपको करना है। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये करना चाहिए आपको। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारे कम्युनिकेशन के जितने प्रोसेस हैं इन सबको आपको तैयार करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार आता है नॉर्मली कम्युनिकेशन के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जरूर कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद करना। संवाद करने का मतलब ये है बोल के कर सकते हैं। कई बार हम बोल के नहीं करते, लिख के संवाद करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर चैट करना, वो लिख कर संवाद करना होता है। ईमेल्स के थ्रू चैट करना, ये भी लिख कर संवाद करना होता है। तो बोलकर लिखकर दोनों तरीके से संवाद हो सकता है। और बोलकर होता है जैसे कॉल पे बात कर लेना, मीटिंग में, मीटिंग के थ्रू वन टू वन इंटरेक्शन कर लेना, ये सब कम्युनिकेशन के सोर्स है, फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब है डिफाइन द ग्रुप डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। कमेंट करें पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, तो उस ग्रुप डिस्कशन के मेन पॉइंट्स क्या हैं जिसको आप अपने माइंड में रखेंगे, मतलब जिनको आप सोच के चलेंगे, उसको हम कहेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर आपके माइंड में होने चाहिए जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो ये ग्रुप डिस्कशन हो गया। टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो इजीली आप ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपको नहीं भी थोड़ा बहुत आता हुआ तो आप बना के भी लिख लेंगे, आप इसको फ्रेम भी कर लेंगे। तो 20 सेक्शन अच्छी तरह से करके जाएँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, जो 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बढ़िया तरीके से तैयार होने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हम सेक्शन ए को अवॉइड कर रहे हैं। जब हम सेक्शन ए को अवॉइड ही कर रहे हैं, तो हम फिर बी और सी में इस तरह से मेहनत करें कि हमारा बी सी का जो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से कम हमारे 60 प्लस आ जाए। तो 60 प्लस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, आंसर्स की लेंथ बढ़िया होनी चाहिए, तभी हमारे इतने मार्क्स आ पाएंगे। वरना हमारे अगर नॉर्मल तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो 50 नंबर के आसपास आपके आ जाएंगे, यानी कि पास फिर भी आप हो सकते हैं, अगर सिर्फ हम पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं तो। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन सी में कह रहा है कि हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन गिवन है और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो गिफ्ट ऑफ द मैजी। गिफ्ट ऑफ द मैजी जो कवर है उसमें ये पूछ रहा है कि ये जो कहानी है, स्टोरी है, इस ऐसे का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका टाइटल क्या है इस स्टोरी का। तो इसका टाइटल है गिफ्ट ऑफ द मैजी। तो मैजी वो व्यक्ति था जिसने फर्स्ट गिफ्ट दिया था यीशु के पैदा होने पर उसकी मदर को, फादर को, पहला गिफ्ट। वो वाइस मैन है जो पहली बार गिफ्ट दे गया, यानी कि उसको पता था कि आगे भगवान होने वाले हैं। तो ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए कोई गिफ्ट दे नहीं रहा था, लेकिन इसने पहला गिफ्ट दिया था, तो ये गिफ्ट ऑफ द मैसी। तो इसी की वजह से हमने इस स्टोरी का टाइटल भी ये लिखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो इनकी सबसे प्रिय चीज़ थी, वो इन्होंने सेक्रीफाइस कर दी दूसरे के लिए। जैसे उसने अपनी जो अ, घड़ी थी वो बेच दी, जबकि वो अपनी घड़ी कभी किसी को नहीं बेचता था, लेकिन फिर भी वो घड़ी उसने बेच दी। दूसरा, उसकी वाइफ जो थी उसको अपने लंबे बालों से बहुत प्यार था, लेकिन उसने अपने हस्बैंड की खुशी के लिए वो लंबे बाल कटवा दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कमेंट विद द टेक्सुअल इंटेंसिस ऑन द यूज ऑफ द आयरनी ऑफ द आइस आर नॉट हियर। अब कहानी के अंदर जब भी आप स्टोरी तैयार करोगे, 3 पॉइंट आपको तैयार करने हैं हमेशा स्टोरी के अंदर। पहला तैयार करना है जो राइटर है उसके बारे में कम से कम 10 लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कई बार राइटर के बारे में पूछ लेता है कि स्टोरी का जो राइटर है उसके बारे में कुछ लिखिए, कुछ बताइए। जैसे गिफ्ट ऑफ द मैजी ओ हेनरी ने लिखी थी कहानी, तो उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट वो पूछेगा समरी। तो समरी आपको पूरी कहानी की याद होनी चाहिए,
क्योंकि समरी का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली फ्रेम कर लेंगे। तीसरा, उस स्टोरी के आयरनिकल पॉइंट और ह्यूमरस पॉइंट, मतलब एक कहानी के अंदर या तो आयरनी होती है, आयरनी मतलब विडम्बना, जिंदगी के अंदर जो परेशानी है, जो मिजरीज है, जो दुख तकलीफ है, उसके बारे में पूछेगा आपसे। या फिर वो पूछेगा किसके बारे में, ह्यूमरस पॉइंट, इस कहानी के अंदर मजाकिया चीजें क्या क्या कवर होगी। तो या तो एक स्टोरी सेट स्टोरी होगी, या एक स्टोरी काफ़ी अच्छी है और हेल्दी और हंसी मजाक वाली स्टोरी होगी, तो उसमें ह्यूमरस पॉइंट पूछ लेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको हर स्टोरी की तैयार करनी है। टोटल 5 स्टोरी हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप पाँचों नहीं कर सकते तो 3 स्टोरी तैयार कर लें। तो 3 स्टोरी तैयार करने से भी आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। पूरा पेपर का मतलब है पूरे पूरे 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा 3 स्टोरी से भी, क्योंकि पाँचों स्टोरी के पाँचों क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो इसलिए आप 3 भी स्टोरी तैयार करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन एक आध बार बीच में ऐसा भी हुआ है जब 4 क्वेश्चन स्टोरी के आ गए और एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ये ओरल प्रेजेंटेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या नोट टेकिंग नोट मेकिंग में डिफरेंस, मतलब चौथा पांचवा क्वेश्चन ऐसा हो गया। तो उस समय अगर आपने 3 स्टोरी करी होंगी तो हो सकता है आपका एक स्टोरी का शॉर्ट पड़ जाए, उसने कोई स्टोरी ना दी हो जो आपने तैयार की हो। तो इसीलिए आप 4 स्टोरी तैयार कर लें। 4 स्टोरी तैयार कर लेंगे 5 में से, तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो 4 स्टोरी जरूर तैयार कर लें। किसी को बोलना है तो ओके बोलो। सर। सर मैं ये सर कहती जो इन बिब्लियोग्राफी है हम्म। उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? बिब्लोग्राफी का भी क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहाँ से देख लें कि बिब्लोग्राफी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिब्लोग्राफी क्या है, बिब्लोग्राफी के पीछे जो अजम्पशंस होते हैं इसको तैयार करने के लिए वो क्या है। यही क्वेश्चन पूछेगा बिब्लोग्राफी में। सर ऐसा सर क्वेश्चन भी आ नेक्स्ट सकता है क्वेश्चन कि मेरा इस है। पे बिब्लियोग्राफी लिखो। बिब्लोग्राफी लिखने को नहीं आएगा, बिब्लोग्राफी के बारे में बताने को आएगा। जी सर बताइए मैं ये कोई पूछना नेक्स्ट। चाह रहा हूँ। जी सर ये पूछना चाह रहा हूँ, इन 5 में से इस साल के लिए हम 4 कौन सी करें, एक कौन सी अवॉइड करें वो मैं बता स्टोरी में दूंगा से? भैया। देखो, हमारे पास अच्छे अच्छे ओके। स्टोरी जो हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, जैसे गिफ्ट ऑफ द मैजिक, ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द आइज आर नॉट हेयर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कहानी नहीं है, बस एक ट्रेन का इंसिडेंट है, तो इसको तैयार कर लें। तीसरा, चंदू वाला जो है, जो बार्बर ट्रेड यूनियन है, उसको कर लें। अब बचे हमारे पास द लेमेंट, एक स्टोरी ये बच गई। और एक स्टोरी कौन सी बच गई हमारे पास, बताइए जरा। लेमेंट के बाद और कौन सी स्टोरी बच गई, आपको पांचों स्टोरी के नाम नहीं पता है क्या? हॉर्स विनर सर। द हाँ, रॉकिंग हॉर्स बाईस विनर। और से। द रॉकिंग हॉर्स विनर, तो रॉकिंग हॉर्स विनर कर लें, वो भी अच्छी कहानी है पढ़ने में। तो ये 4 स्टोरी, मेरा सजेशन ये है, लेमेंट को छोड़ के 4 स्टोरी कर लें। क्योंकि एंटोन पी चेकअप जो रशियन राइटर है, उनकी स्टोरी है द लेमेंट। तो लेमेंट में बहुत सारे डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज हुई है, जो याद करने में थोड़ी दिक्कत करती है स्टूडेंट्स को। लेकिन जैसे गिफ्ट ऑफ द यस मैजिक, वो छोटा सा इंसिडेंट है, अच्छी है कहानी, पढ़ने में मजेदार है। आइज और नॉट हियर तो रस्किन बॉन्ड की इंडियन स्टोरी है, तो ये और भी अच्छी है पढ़ने में। चंदू जो है वो भी हमारी इंडियन स्टोरी है, तो उसके बारे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चंदू का मेन कैरेक्टर है उसके अंदर, चंदू का मेन कैरेक्टर ही आपको याद करना है उस स्टोरी के अंदर। तो ये 4 स्टोरी मेरा सजेशन है। बाकी आपके पास जो भी आसान लगती है आपको, वो स्टोरी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने बताया तरीका कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए को अभी आप छोड़ेंगे और सेक्शन बी और सी को तैयार करेंगे। सेक्शन बी के लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन बच्चों ने मुझसे नोट्स लिए उनके पास बस 10 के 10 क्वेश्चन है, पूरे नोट्स में से कर लें। जिन्होंने नोट्स नहीं लिए तो उनको मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर वो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं आपको, तो वो वहाँ से उस क्वेश्चन को कर लें। तो ये सब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। सर ठीक है, एक वो चीज कर लें। पूछनी थी कि बोलिए। स्लाइबल में वैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? लाइबल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इनोटेशंस, ठीक है, पिच ऑफ द वर्ड, ठीक है, इसके अलावा सिलेबल्स कितनी तरीके के हैं, बहुत सारी चीज़ें। सिलेबल आप तो कभी सर कर नहीं सकते, डिफाइन याद कर लेते हैं और टाइप्स याद कर लेते हैं बस। उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आता ही नहीं एग्जाम में। डिफाइन वगैरह नहीं आती, ओके। नहीं, इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन कीजिए स्लाइबल क्या है या क्या नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है आपको तैयार करने में। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे, बाकी मैं उसको अभी निकाल रहा हूँ। सर आप कल भी क्लास लोगे?
मैंने इंग्लिश की क्लास आज आपके ले ली, बाकी और भी सेमेस्टर है उनकी भी क्लास लेनी होती है। अभी आप इसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, जैसे मेरिट और डीमेरिट्स क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइन करें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है। मेरिट डीमेरिट्स क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की, डिफाइन करें बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कम्युनिकेशन में क्वेश्चन बनता ही नहीं है कोई। ठीक है, व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ऑफ नोट मेकिंग। जब नोट मेकिंग करते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है, किस तरह से नोट मेकिंग तैयार होती है। हाउ इट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या डिफरेंस है। अब जैसे चौथा क्वेश्चन आ गया ये, व्हाट आर द पॉइंट्स यू कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग ओरल प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करना। ये सेक्शन बी में भी फिट हो जाता है और सेक्शन सी में भी फिट हो जाता है, तो इसलिए इसको जरूर याद करना, इसको मत छोड़ना कभी भी। ग्रुप डिस्कशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछली बार आया था ये। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स द ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, ये सेक्शन बी में आएगा, सी में नहीं आ सकता है। बिब्लियोग्राफी वाला क्वेश्चन जो है ये भी बी में आता है कि नोट ऑन प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे प्रिपेयर होती है, इसका पर्पस क्या है, डिफरेंट मेथड्स क्या है बिब्लियोग्राफी के। डिस्क्राइब करें ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। बोलने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो जरूरी हैं। और हाउ मेनी बैक वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंडिकेट देयर टंग पोजीशन। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 9 है ये सेक्शन ए के लिए है। 8 9 10 11 12 ये सेक्शन ए के लिए मैंने कवर किए हैं। सेक्शन ए में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। व्हाट इज सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रेस, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ नोट्स ऑन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। व्हाट इज कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या है, व्हाट इज कंसोनेंट क्लस्टर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा था ये 7 तक, वो 7 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो ये क्वेश्चन है 8 9 10 11 12 ये सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन ए में पूछेगा आपसे, बी में नहीं पूछेगा। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं भी ये शॉर्ट स्टोरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं अपने चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे क्लियरली मैंने बताया क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन का मैंने आइडिया दिया आपको कि स्टोरी में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कभी भी आप स्टोरी को तैयार करेंगे तो 3 तरह से तैयार करनी होती है स्टोरी। एक उसकी समरी पूरी की पूरी याद कर लो, एक उसका याद कर लो कि मेन कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स के समरी में आ जाए। एक उसकी आयरनी याद करो, आयरनी या ह्यूमरस पॉइंट उस स्टोरी के जो है वो। और एक उसके राइटर के बारे में 8 से 10 लाइन याद कर लो। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो पूरी स्टोरी तैयार हो जाती है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन गिफ्ट ऑफ द मैसी के दे दिए आपको। चौथा क्वेश्चन आईज आर नॉट हेयर का है, जिसमें आयरनी क्या है, स्टोरी की थीम ऑफ द स्टोरी क्या है। स्टोरी की थीम में आप समरी लिख देना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है पहले 4 5 लाइन वही लिखनी है आपको जो क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद पूरी स्टोरी डाल दो उसके अंदर, मतलब पूरी स्टोरी की समरी लिख दो, जो मर्जी लिख दो उसकी स्टोरी से रिलेटेड सब चलेगा। लेकिन पहले की 10 लाइन आपको केवल वही लिखनी है। 10 लाइन नहीं लिख सकते तो 5 लाइन वही लिखो जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। ऐसे ना हो क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है और आप कहीं और ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा, आपने समरी लिख डाली। तो मार्क्स जब भी मिल जाएंगे आपको 20 में से 10 12 मिल जाएंगे, लेकिन 15 16 नहीं मिल पाएंगे। 15 16 लाने के लिए आपको पहले 4 5 लाइन स्टोरी के शुरू में वही लिखनी है जो ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मुल्क राज आनंद जो है प्रोपोगेंडिस्ट है। प्रोपोगेंडिस्ट नहीं क्योंकि मुल्क राज आनंद एक इंडियन राइटर थे, वो इंडियन समाज में जो बुराइयां थी उनसे जुड़ी हुई कहानियां लिखते थे, तो इसलिए उनको प्रोपोगेंडिस्ट कहा गया है कि वो प्रोपोगेंडा चलाते थे ताकि समाज से बुराइयां खत्म हो सके। तो मुल्क राज आनंद ने अपने बचपन की कहानी बताई है जहाँ पे उनका फ्रेंड था चंदू, जो एक बार्बर था जो उनके स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बाद में चंदू ने पूरे उससे इकट्ठा करके बार्बर के ट्रेड यूनियन बना के सारे गांव वालों से अपना बदला ले लिया। तो कैरेक्टर स्केच क्या है मुल्क राज आनंद की स्टोरी में, आपका चंदू का कैरेक्टर स्केच बताना है। आयना पोटापोर का लेमेंट में, आयना पोटापोर वो है जिसका जवान बेटा मर जाता है, लेकिन फिर भी वो टांगे को लेकर निकलता है। वो सोचता है कि मेरा कोई दुख बांट ले, मेरी कोई दुख भरी दास्तान सुन ले, लेकिन किसी को उसके दुख में इंटरेस्ट नहीं था, सब अपनी जिंदगी में बिजी थे। इसके अलावा मिजरी क्या है, मिजरी मतलब उस कहानी की परेशानी क्या है। एंटोन पी चेकअप की जो स्टोरी है, एंटोन पी चेकअप एक रशियन राइटर है, इनकी स्टोरी है द लेमेंट। और लेमेंट स्टोरी कई नाम से और कई कोर्सों में आती है, कई सिलेबस में है, जरूरी नहीं है ये लेमेंट नाम से ही हो। बहुत सारे आपके
बीए के कोर्स हो गए, आपके 12th की इंग्लिश हो गई, उस सब जगह ये लेमन स्टोरी आपकी लिखी हुई है। तो ये 15 क्वेश्चन जो है स्टोरी के हैं, जो अलग अलग स्टोरी के कवर किए हैं मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका इंग्लिश का पूरा पेपर इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब कोई भी ऐसे डाउट हैं जो खुद आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, या आपको लग रहा हो कि मेरा ये डाउट है, मुझे तैयारी करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये और पता लग जाता तो और अच्छी तैयारी हो जाती, तो आपके कोई डाउट इस समय? काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बताइए। सर आप लॉ एंड मीडिया की भी क्लास ले लेना। सारी क्लासें लेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम ही लेंगे, बाकी और सेमेस्टर की भी लेनी होती। तो आप मुझे अभी इंग्लिश की क्लास से जुड़ा हुआ बताएं, कोई डाउट है तो आपका। कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको क्लियरली सब कुछ बता दिया है। अब मैं एक चीज़ और आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, आपने तो पूछा नहीं, मैं बता सेक्शन ए को हम क्या करेंगे। तो अब मैं सेक्शन ए के लिए बता देता हूँ आपको कि हम सेक्शन ए को मैंने अभी पूरी तरह आपको छुड़वा रखा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका बी और सी तैयार हो गया, समय बच रहा है, 3 दिन ही तैयार करना है बस, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ना, अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ लो जिनमें छुट्टियाँ कम है, जिसमें एक दिन का गैप है, उसको पढ़ लो आप, मंडे से लेकर थर्सडे तक। सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे इंग्लिश पढ़ना, मान लो 2 दिन में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया इंग्लिश का, अब समय बच रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यार सर ने तो बोला था, लेकिन फिर भी हम सेक्शन ए में कुछ तो तैयार कर लें, ताकि ज़्यादा नहीं तो 4-4 मार्क्स से 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, तो 8 मार्क्स आ जाए। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे वॉवल्स क्या है, तो वॉवल्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। 5 वॉवल साउंड, तो A E I O U, ये 5 वॉवल साउंड्स हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप तैयार कर लो। ये आप क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करना। तो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप रेफर करोगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ये 5वां क्वेश्चन हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रेस या प्राइमरी स्ट्रेस बतानी है। अब किसी वर्ड की स्ट्रेस कैसे पता लगती है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, अब आप एक बार कॉन्फ्लिक्ट बोलो अपने मन में, और फिर देखो कि कहाँ पे प्रेशर लग रहा है, पहला प्रेशर कहाँ पर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट वर्ड में। तो आप देखेंगे तो ओ पे प्रेशर आ रहा है पहला, कॉन्फ्लिक्ट, तो ओ पर प्रेशर आता है। फिर उसके बाद में लास्ट में आता है सी टी, यानी कि लास्ट सी टी पे प्रेशर आता है, तो ओ जो इसका प्राइमरी स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आप प्राइमरी स्ट्रेस लिख देंगे ओ। एडिक्ट, इसमें डी पर आ रहा है, तो एडिक्ट जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस है, जो डी है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर मैंने जो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कवर किए हैं यूट्यूब पे, उन क्वेश्चन में से भी आपको एक आध मिल जाएगा मिलता जुलता इसके अंदर। तो वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर आपने सोचा कि सबसे पहले मैं सेक्शन ए ही तैयार कर लूँ, एक तो है कम मार्क्स का, दूसरा क्या, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इतने सारे हैं। जैसे ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो इतने सारे ऑर्गेन्स हैं, और हर ऑर्गेन्स का अपना डिफरेंट रोल है, और किसी भी ऑर्गेन के बारे में एग्जाम में पूछ लेगा तो बहुत डिफिकल्ट है। ये जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज स्लेबल, स्लेबल क्या है, तो स्लेबल की डेफिनेशन ही याद कर लेना, इसके 4 टाइप्स याद कर लेना बस। मेरे अब यूट्यूब चैनल पर भी एक इंग्लिश का वीडियो इस तरीके का पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने ग्रामर सेक्शन को कवर किया हुआ है, तो उसको आप देख लेना, वहाँ से आपको ग्रामर सेक्शन थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये जब करना है जब आपका बी और सी 100% पक्का हो जाए, क्योंकि बी और सी अगर 100% पक्का नहीं हुआ, मान लो 60% पक्का हुआ, और आप सोच रहे हैं कि अब नहीं छोड़ो इसको, ये तो हम मिला जुला के कर ही लेंगे, तो मिला जुला के नहीं करना, अच्छे तरह से आंसर तैयार करना है। अच्छी तरह का मतलब ये नहीं होता कि हमने 60% कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं, हमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 100% ना हो तो 90% चलेगा, लेकिन 70% नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है इंग्लिश का टोटल पेपर। कुछ और आपके मन में डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के पेपर से जुड़े, बाकी सब्जेक्ट सबकी क्लासेस मैं बताऊंगा आपको, एक एक क्लास लेकर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी अगर आप डिटेल पढ़ना है तो आप मुझे नोट्स ले सकते हैं, नोट्स है मेरे पास, अभी तो मैंने एग्ज़ाम शुरू हो गए तो नोट्स में थोड़ा डिस्काउंट भी कर दिए, तो रीजनेबल प्राइस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप जो है अभी लेक्चर लेने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए क्लासेस लेने का कोई किसी को बेनिफिट नहीं। अभी आप तो बेसिकली इस तरह से पढ़ो, और जिनकी बैक आई है, तो वो बैक के बच्चे जो अभी क्लास में अगर हैं, तो बैक के बच्चों को अगर बैक क्लियर करनी है, तो बैक के बच्चों का जो पेपर होता है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्रोसेस होता है, टफ चेकिंग मानो आप उसकी, इंग्लिश के पेपर में, बाकी पेपर की नहीं कह सकता, इंग्लिश के पेपर की बता रहा हूँ आपको। तो जिनके बैक है वो स्पेशली स्टोरीज पे ज़्यादा मेहनत कर लें, क्योंकि स्टोरीज का सेक्शन की बैक निकाल सकता है, और बाकी तो सेक्शन ए तो डिफिकल्ट सभी के लिए, और बी सेक्शन तो आराम से हो ही सकता है। उसमें 5-7 ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, वो 5-7 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए, डेफिनेटली कवर हो जाएगा आपका। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए आप, जो आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है।
इंग्लिश के पेपर से जुड़ा हुआ पूछें अभी, फिर बाद में मैं मौका दूंगा आपको, बाकी और किसी सब्जेक्ट का पूछना है तो उसका ही पूछ लेना। फिलहाल अभी आप इंग्लिश के रिलेटेड पूछो कि इंग्लिश में आपको क्या पूछना है। इंग्लिश से कोई किसी की कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। बाकी किसी और सब्जेक्ट का कोई डाउट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, या लॉ एंड मीडिया कैसे पढ़ना है, या कोई और सब्जेक्ट। सर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और लॉ एंड मीडिया वो दोनों की क्लास ले लेना। मैं सबकी क्लास लूंगा, लेकिन मेरी क्लास का मतलब थॉरो डिस्कशन नहीं है, ओवर ओवर व्यू है। ओवरव्यू जैसे इंग्लिश का मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया, किस तरीके से बट आपको फिर भी पढ़ना सर है। क्लियर हो जाता है ना, काफी चीजें क्लियर हो हाँ, जाती मैं है। आपको क्लास में क्वेश्चन भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अगर लें इससे पास हो जाएंगे आप। जैसे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। देखो, हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है सीसीएस की तरफ से, उस सिलेबस के जो लास्ट के 5 पॉइंट है उनको पढ़ा करो हमेशा किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि आपका 30 से 40%, 60% पेपर तक उन लास्ट 5 पॉइंट में से कवर होता है। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उनमें से आते हैं जो लास्ट के 5 पॉइंट है सिलेबस के। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा उनका अच्छा तैयार हो जाता है, पाँच तो चौथे पाँचवें में जाते जाते उनका मॉरल डाउन होने लगता है। सातवां आठवां नौवां दसवां आते आते वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता तो छोड़ देते, ज़्यादा पढ़ते नहीं कि चलो इतना पढ़ लिया इसमें से तो पास हो जाएंगे। लेकिन वो पास नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट है, उसमें से ज़्यादा कोई आएगा ही नहीं एग्जाम में, सिर्फ 20% पेपर उसमें से आएगा, 25% पेपर उसमें से आएगा। तो पास कैसे होंगे? क्योंकि हमें तो 40% भी बनाना है और 225 का भी टारगेट है, दोनों चीज़ एक साथ लेके चलनी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे लास्ट के टॉपिक है, लास्ट के 5 टॉपिक हैं, उनको हर सब्जेक्ट के उसको पढ़ें। तो उसको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा आपके, कि लास्ट के 5 टॉपिक पढ़ने से कि उसमें से आपका 60 से 70% पेपर जो है वो कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में यही करना है आपको, लास्ट के 6 टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ना। आप बताओ, आपको कोई और कुछ पूछना है तो। बाकी मैं हर सब्जेक्ट की क्लास लूंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा सब सब्जेक्ट का ही, रिवीजन भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट्स के। इंग्लिश में तो मुझे ज़रूरत लगी नहीं कि कोई स्पेशल मैं स्टोरी को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट सभी को पता है। मेरे चैनल पर भी 4 स्टोरीज हैं, 4 स्टोरी हैं मेरे चैनल पर, एक नहीं है, बार बार ट्रेड यूनियन। उसको छोड़ के बाकी स्टोरी जो है मेरे पास कवर्ड है, मेरे पास है। एक ही स्टोरी मेरे पास नहीं है, बस बार बार ट्रेड यूनियन, उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं। बाकी 4 की 4 स्टोरी जो है मेरे पास कवर्ड है। तो अब आपके कोई और डाउट है तो वो बता, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। आप ले लो। मैं मानूं फिर किसी का कोई डाउट नहीं, सबका क्लियर है सब कुछ। यस सर, नो डाउट। चलिए, तो अब आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से पढ़िए और एग्जाम बहुत अच्छे देंगे। इस चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े कि डेट शीट पोस्टपोन हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। होगी तो अच्छा है, और नहीं हो रही तो और भी अच्छा है अगर आपने पढ़ लिया तो। मेरे ख्याल चांसेस अभी कितने परसेंट है डेट शीट पोस्टपोन होने के, तो मेरे हिसाब से सिर्फ 30-40% चांस है डेट शीट पोस्टपोन होने के लिए। जो और ज़्यादा के फैक्टर नजर आ रहे हैं, जैसे एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चों के अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहे, स्पेशली बैक स्टूडेंट के तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहे। जबकि बैक के स्टूडेंट के जो पेपर्स होते हैं वो अलग से थोड़ा ऑर्गेनाइज होंगे, वो आप लोगों के साथ ही होने। तो इसलिए बैक वाले बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। दूसरा, वो जो कल कुछ बच्चे ग्रुप में शेयर कर रहे थे कि टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, कि विंटर वेकेशन टीचर्स के हो चुके हैं और उसमें एग्जाम दिए जा रहे हैं, तो टीचर्स जो है ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसके अंदर, तो जो यूनिवर्सिटी जब एग्जाम में ड्यूटी लगाती है टीचर्स की, तो उनको अलग से पेमेंट होती है। ये नहीं होता कि उनकी ये जॉब के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, तो उनको अलग से। अगर ये टीचर कई बार जॉब करने के लिए तैयार नहीं होते इन्विजिलेटर की, तो बाहर से टीचर बुला लिए जाते हैं इन्विजिलेटिंग के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में तो इस तरीके से हो जाता है कि दूसरे कॉलेजों से टीचर्स आ जाते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर पड़ता है तो उनकी तो फैकल्टी अपनी है। प्राइवेट कॉलेज वाले टीचर तो ना स्ट्राइक कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, उनको तो अगर मैनेजमेंट बोलेगा तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा कॉलेज, चाहे लास्ट दिन हो चाहे फर्स्ट दिन हो। तो इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़े, और अभी आप यही करें, जो भी क्लियर हो जाएगा आपको वेडनेसडे तक, ट्यूसडे वेडनेसडे यूनिवर्सिटी खुलेगी तो तब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो आप पढ़ना शुरू करें, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ने से फ़ायदा भी है ना, मान लो अभी पढ़ लिया तो ठीक है, आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी तैयार हो जाएगा आपका।
चलिए, और कुछ किसी को पूछना है तो सर आपने बताया फ्राइडे सैटरडे संडे आप इंग्लिश को दें, जो बचे हुए 4 दिन हैं इसको किस तरह से अरेंज करें? इसको आप मैंने बताया, इसको आप बाकी सब्जेक्ट जिसमें कम छुट्टी से एक दिन का गैप है, मान लो किसी पेपर के अंदर, मान लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में केवल एक छुट्टी है, उसको पढ़ लो। 4 दिन में से एक दिन पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो। आपको आपका सबसे वीक सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट को दे दो, बाकी 2 दिन बाकी सब्जेक्ट को रिवीजन करने में निकाल दो जो आपने तैयार किए हुए हैं। ये आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट करनी है, अपने हिसाब से एनालाइज ओके करना, सर। अपने डेट शीट के अकॉर्डिंग करना है। मेरे हिसाब से अभी इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे इंग्लिश पढ़ ले, जितनी इंग्लिश पढ़ ले ठीक है। अब इंग्लिश पढ़ना बंद कर दो, ओ- 3 दिन इंग्लिश पढ़ोगे आराम से तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। तो आप 3 दिन इंग्लिश पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपकी क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई डाउट होंगे अगर तो आप ग्रुप में डाल देना, मैंने सबको ग्रुप में ऐड कर रखा है। आप ग्रुप में सब लोग हैं, ग्रुप में आप कोई भी क्वेरी डाल देना, मैं वहाँ पे आंसर दूंगा आपको। और बाकी हर सेमेस्टर के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप वीडियो देख लें। और ये वीडियो जो आज की है ये भी मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो अगर कोई भी डाउट आपके रह गए, सुनने में आपने लेट ज्वाइन किया था, आप सुन नहीं पाए क्लास में क्या डिस्कस हुआ, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ने में समझने में कुछ पूछना है तो वो पूछ लें, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, कंप्लीट है। आप पढ़ें, आप ये तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, आज से पढ़ना शुरू कर दें, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करें। चलिए बाय। कोई पूछना है? नहीं तो हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास को। थैंक यू सर। ओके जी, बाय।